तो देखो हमने कल के क्लास में हम देख रहे थे कि जो आतिथ्य पत्र है, और ये आतिथ्य पत्र देखते समय जो विनोबा भावे अपने पिता समान अथवा पितृतुल्य महात्मा गांधी जी को पत्र लिख रहे थे। और वो पत्र लिखते समय हम यहाँ तक आ चुके थे कि ये जो विनोबा भावे कह रहे थे कि मैं बाहर आश्रम से रहकर मैंने कौन कौन से कार्य किए, क्या क्या किया, ये सभी लिखकर हम बताने की कोशिश की। तो उसमें से हमने कल के क्लास में कुछ कार्य देख लिए थे। सबसे पहले कार्य था कि गीता का वर्ग चलाया। उसके बाद में ज्ञानेश्वरी के जो 18 अध्याय, इन 18 अध्याय में से 6 अध्याय का 4 विद्यार्थियों को पढ़ा दिया। उपनिषद 2 विद्यार्थियों को हिंदी प्रचार। दूसरी बात यह बताई कि अंग्रेजी 2 विद्यार्थियों को सिखाई। और उन्होंने कहा कि जो हमारे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कि जो ऐतिहासिक अथवा इतिहास प्रसिद्ध जो किले तोरणगढ़, राजगढ़, सिंहगढ़, ऐसे तोरणगढ़ ये किलों का सफर पैदल किया। यहाँ तक हम आ चुके थे। तो आज देखो प्रवास करते समय गीता जी पर प्रवचन करने का क्रम भी रखा था। तो जैसे हम सफर कर रहे हैं अथवा हम किसी मंदिर में चले जा रहे हैं अथवा मंदिर जाते समय भगवान का स्मरण करते हुए चलते हैं, उसी तरह वो कहते कि मैं जब भी प्रवास करता था, सफर करता था, ये गीता का श्रवण रखा। आज तक ऐसे कई 50 प्रवचन किए। देखो वो कह रहे कि मैंने आज तक कितने प्रवचन किए, 50 प्रवचन किए। जैसे हमारा कोई नाम सप्ताह होता है, उसमें जैसे एक प्रोग्राम होते हैं, उसमें अलग अलग तरह के प्रवचन है। वो कह रहे कि कुल मिलाकर मैंने 50 प्रवचन किए। अब यहाँ से आश्रम आते हुए पहले पैदल मुंबई जाऊंगा और वहां से रेल से आश्रम पहुंचूंगा। देखो अब यहाँ वो क्या करे, यहाँ से मैं आश्रम आते समय पहले मुंबई तक पैदल चला जाऊंगा और उसके बाद मुंबई से आश्रम आने के लिए सीधा ट्रेन से अथवा रेल से आऊंगा। और मेरे साथ 25 वर्ष का एक विद्यार्थी प्रवास कर रहा है, मुझसे गीता सीखने का उसका विचार है। मैं अधिक से अधिक चैत्र शुक्ल 1 को आश्रम पहुंचूंगा। देखो कह रहे कि मैं प्रवास करते समय, सफर करते समय मेरे साथ भी एक 25 वर्ष का युवक है और उसकी एक इच्छा है कि मुझे गीता सिखाए। और ज्यादा से ज्यादा मैं शुक्ल 1 को आश्रम आने की कोशिश करूंगा अथवा एक तिथि तक मैं जरूर आश्रम पहुंचूंगा। उसके बाद 8 नंबर का उन्होंने कार्य कौन सा किया, वाई में विद्यार्थी मंडल नाम की एक संस्था स्थापना की। उसमें एक वाचनालय खोला और उसकी सहायता के लिए चक्की पीसने वालों का एक वर्ग शुरू किया। देखो यह कार्य किस तरह से किया, उस समय तो पैसा नहीं था, एक दूसरे जो दोस्त एक दूसरे की मदद से ही पूरा कार्य किया जाता था। और इसीलिए वो कहते कि भाई मैं एक विद्यार्थी मंडल नामक एक संस्था स्थापन की और उसमें अलग अलग तरह की क्या एक वाचनालय खोला, उसमें अलग अलग प्रकार की किताबें रख ली। और इसका खर्चा करने के लिए जो चक्की पीसने वाले विद्यार्थी है ना, इनका भी एक वर्ग शुरू किया। उसमें 2 और दूसरे 15 विद्यार्थी चक्की पीसते। देखो कुल मिलाकर उसमें 15 विद्यार्थी क्या करते थे, चक्की पीसते थे। और जो मशीन की चक्की पर पिसवाने ले जाते हैं उनका काम हम 1 पैसे में 2 शेयर हिसाब से करते हैं और ये पैसे वाचनालय को दे देते। देखो जो 15 विद्यार्थी चक्की पीसते थे और वो कह रहे कि जो मशीन की चक्की थी, उस मशीन की चक्कियों पर जो पैसा देते थे, हमने 1 पैसे में 2 शेयर इस हिसाब से वो पीसना शुरू किया। और उसमें से जो भी पैसा आता था ये पैसा हमने वाचनालय को देना शुरू किया। और पैसे वाले के लड़के भी इस वर्ग में शामिल हुए थे। यह वर्ग कोई 2 मास चला और वाचनालय में 400 पुस्तकें इकट्ठी हो गई। देखो सिर्फ गरीब के लड़के ही चक्की पीसते ऐसा नहीं है, उस वाचनालय की किताबों के लिए अमीर घर के जो लड़के हैं, अमीर घर के लड़के भी चक्की पीसते थे। और यह जो चक्की पिसाने का जो वर्ग है हमने करीब 2 महीने चला लिया, 2 मास चला लिया और इसमें करीब 400 पुस्तकें उस वाचनालय में हमने खरीद ली। ऐसा यह भी बहुत सही कार्य अथवा बहुत अच्छा कार्य इस गांव में रहकर मैंने किया। उसके बाद सत्याग्रह आश्रम के तत्वों का प्रचार करने का मैंने काफी प्रयत्न किया। देखो महात्मा गांधी जी का जो सत्याग्रह आश्रम था और इस आश्रम का प्रचार करने का काफी प्रयत्न किया।
मैं जब भी आश्रम छोड़कर बाहर था, आश्रम छोड़कर बाहर रहने के बावजूद भी मैंने बहुत सही कार्य किए और जो भी कार्य किए वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ऐसा विनोबा भावे एक गांधी जी को पत्र लिखते समय लिखकर बता रहे थे। और नंबर 10 का जो कार्य था, बड़ौदा में 10-15 मित्र है, इन सबको लोक सेवा करने की इच्छा है। देखो उस जमाने में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए अनेक क्रांतिवीर थे और उसी तरह वो कह रहे कि जो बड़ौदा, इस बड़ौदा में भी मेरे 10-15 मित्र है और उनकी एक इच्छा है कि देश सेवा करनी है। और इस कारण वहां 3 वर्ष पहले हमने मातृभाषा के प्रसार के लिए एक संस्था स्थापित की। अब देखो ये जो बड़ौदा लो अथवा अन्य हिंदुस्तान में कोई भी स्टेट रहो, वो अलग अलग भाषा है, लेकिन उन्होंने वह कहा कि जो बड़ौदा, इस बड़ौदा में मातृभाषा स्थापित करने के लिए हमने बहुत सही कार्य किया। इस संस्था के वार्षिक उत्सव में मैं गया था। देखो ये जो संस्था, इस संस्था का जो 1 साल हुआ था, उनका जो वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा था, उस उत्सव में भी मैं गया था। उत्सव यानी संस्था के सभासद इकट्ठे होकर क्या काम किया, आगे क्या करना है, इसकी चर्चा। जैसे आज हम कोई चर्चा करते, मीटिंग में चले जाते, कोई कार्यालय में चले जाते, और देखो उत्सव यानी उनका कैसा उत्सव था, वहां जाकर बहुत बड़ा खुशियां मनाना ऐसा नहीं है। उनका उत्सव ये था, आज तक हमारी संस्था ने कौन कौन सा कार्य किया और यहाँ से आगे हमें कौन सा कार्य करना है, यह उत्सव में हम क्या करते थे, चर्चा करते थे। उसमें मैंने वह हिंदी प्रचार का विचार रखा। देखो हमारे देश की जो आज हम राष्ट्रभाषा कहते हैं ना, वो कह रहे कि मैंने हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा का प्रचार करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि उस समय जो हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग तरह के राज्य, अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोली भाषा थी। जैसे हमारे महाराष्ट्र में मराठी सबसे ज्यादा चल रही है, उसी तरह कर्नाटक है, कर्नाटक में कन्नड़ चलती है। जैसे हम दक्षिण की ओर चले जाओ, वहाँ कोई मलयाली, तेलुगु, जो अंग्रेजी, ऐसी अलग अलग जो भाषा है, इन भाषाओं के बजाय वो कह रहे कि मैंने सबके सामने एक विचार रखा कि हमारी जो भाषा है, ये भाषा कौन सी होनी चाहिए, हिंदी भाषा होनी चाहिए। और मेरी श्रद्धा है कि वह संस्था यह काम जरूर करेगी। और मेरी एक श्रद्धा है, मुझे एक विश्वास है, हमारी जो विद्यार्थी नामक संस्था, यह संस्था जरूर हिंदी भाषा का प्रचार करने का कार्य करेगी। आपने हिंदी प्रचार का जो प्रयत्न शुरू किया है, उसमें बड़ौदा की यह संस्था काम करने को तैयार रहेगी। और महात्मा गांधी जी को कह दे, वो तुमने जो हिंदी प्रचार का कार्य शुरू किया है, सबसे आगे हमारी जो बड़ौदा की संस्था है, यह बड़ौदा की संस्था भी हिंदी प्रसार करने के लिए तत्पर रहेगी, सबसे आगे रहेगी। यह भी मैंने आश्रम के बाहर रहकर कार्य किया। अंत में सत्याग्रहाश्रम निवासी के तौर पर मेरा आचरण कैसा रहा, यह कहना आवश्यक है। देखो सत्याग्रह आश्रम है, वहां के जो नियम है, उस नियमों के अनुसार मेरा आचरण किस तरह से रहा, यह भी मुझे कहना जरूरी है। और उनका आचरण किस तरह से रहा, तो देखो आगे, अस्वाद व्रत इस विषय पर भोजन संबंधी प्रकरण में ऊपर लिखा जा चुका है। देखो मैं भोजन क्या करता था, उन्होंने कहा था कि मैं अजन्म नमक नहीं खाऊंगा और मसाले की चीजें नहीं खाऊंगा, ऐसी कसम ले ली थी। और जो आश्रम के रूल थे, आश्रम के जो नियम थे, उस नियम के अनुसार ही मैं सब करता था। और आगे कहा, अपरिग्रह लड़की की थाली, लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम का एक लोटा, धोती, कंबल और पुस्तकें, इतना ही परिग्रह रखा है। देखो मेरे साथ साहित्य अथवा मेरे साथ चीजें क्या रखी है, एक लकड़ी की थाली। जैसे हमारा स्टील आपको अलग अलग जो प्लेट है, इसमें खाना खाते हैं, लेकिन उस आश्रम का एक रूल था। उस आश्रम के रूल में खाना कौन सी थाली में खाया जाता था, लकड़ी की थाली, ओढ़ने के लिए एक कंबल, हाथ में एक लोटा और धोती, कंबल, इसके सिवा मेरे पास कुछ साधन थे क्या, नहीं है। कुछ महंगे या तो ऊंचे कपड़े तक नहीं थे। और बंडी, कोट, टोपी वगैरह न पहनने का व्रत लिया है। जैसे महात्मा गांधी आधे बदन से ही घूमते थे, और उसी तरह बंडी, आप सर पर टोपी, ऐसा कुछ भी नहीं पहनूंगा, ऐसी भी मैंने क्या ली है, कसम ली है। इस कारण शरीर पर भी धोती ही ओढ़ लेता हूँ, करके पर बुना कपड़ा ही इस्तेमाल करता हूँ। देखो शरीर है, मेरे शरीर को ढकने के लिए मैं धोती ही ओढ़ता हूँ।
और ये धोती अथवा जो कपड़ा है सिर्फ हाथों पर जो बुना हुआ कपड़ा है यही कपड़ा मैं पहनता हूँ। जो अंग्रेजी की मील है, इन अंग्रेजों की मील से आया हुआ कपड़ा हमने कभी पहना क्या नहीं है। इसी तरह वो भी ये आश्रम के बाहर रहकर भी वो जो सत्याग्रह आश्रम का जो रूल थे, नियम थे, इस नियमों को कभी उन्होंने ये दूर न करते, नजरअंदाज न करते हुए उनका कार्य था। स्वदेशी परदेशी का संबंध मेरे पास नहीं है। देखो, स्वदेशी और परदेशी ऐसा कुछ संबंध नहीं है। आपके संबंध मद्रास के व्याख्यान के अनुसार व्यापक अर्थ न किया हो तो ही। देखो, उस समय स्वदेशी और विदेशी ऐसा एक नारा लगा। स्वदेशी यानी हमारे देश में जो बनी हुई चीज है वही चीज अपनाना। लेकिन उस जमाने में तुम लोगों को इतिहास में तुमने पढ़ा भी है कि जो अंग्रेज है हमारे यहाँ से जो कच्चा माल वो लेकर चले जाते थे और उससे बनाई हुई अलग अलग पक्की चीजें हमें उसकी दुगनी तिगनी कीमत हमसे क्या करते थे, वसूल करते थे। लेकिन ऐसा वो कहते मेरे ख्याल में तक नहीं था। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचारी, इन औरतों का परिपालन अपनी जानकारी में मैंने ठीक ठीक किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। सत्य, मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बात की। ऐसा किसी की हिंसा नहीं की है, किसी पर कोई वार नहीं किया। जब भी लड़ा तो तुम्हारे भगत चिन्हों के हिसाब से ही लड़ा। हथियार उठाकर हमने कभी किसी की हत्या नहीं की है। ब्रह्मचारी मैंने अजन्म ब्रह्मचारी रहने का ही व्रत लिया, ऐसा मेरा पूरा क्या है विश्वास है। अधिक क्या कहूं, जब भी सपने आते तब मन में एक ही विचार आता है, क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा। देखो, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन सपना कौन सा देखना चाहिए। मानो हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते समय हमारे सामने एक सपना आना चाहिए कि मैं पढ़ लिख कर अच्छे ऊंचे पद तक पहुंचूंगा। लेकिन उस जमाने में उन लोगों को सपना एक ही आता था, क्या भगवान और हमसे कोई सेवा मांग रहा है क्या। आज तक हम जो भी सेवा कर रहे हैं ये सेवा कुछ कम है क्या, ऐसा मुझे सपना आता था। मैं पूर्ण श्रद्धा से इतना कह सकता हूँ कि आश्रम के नियमों के अनुसार एक को छोड़कर मैं अपना आचरण रखता हूँ। देखो, वो कहते कि आश्रम के नियमों के अनुसार ही मैं मेरा आचरण रखता हूं, लेकिन एक को छोड़कर। और यानी मैं आश्रम का ही हूं। देखो, वो कह रहे यानी मैं किसका हूं, आश्रम का ही हूं। आश्रम ही मेरा साध्य है। जिस एक बात की कमी का मैंने उल्लेख किया है वो है अपना भोजन यानी भाकरी स्वयं बनाना। देखो, मेरा जन्म आश्रम के लिए हुआ है, ऐसा हमने पहले ही सुना था। और उसी तरह वो कहते जो भी है आश्रम के लिए ही हूं। और एक को छोड़कर यानी आश्रम के नियमों का आचरण में एक को छोड़कर यानी अब यहाँ बन रहे खुद की रोटी खुद बनाना, खुद का खाना खुद बनाना। मैंने इसका भी प्रयत्न किया पर प्रवास में यह संभव न हो सका। देखो, मैं दूसरों ने बनाया हुआ खाना नहीं खाता था, खुद खाना बनाकर ही खाता था। लेकिन जब भी प्रवास करता, सफर करता, उसी समय ये संभव था क्या नहीं है। और उसी समय ही मैं बाहर का खाना खाता था। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं आश्रम के नियमों को सिर्फ एक को छोड़कर ही सभी उन नियमों का आचरण करता हूँ, उन नियमों का पालन करता हूँ। और सत्याग्रह का या दूसरा कोई शायद रेल संबंधी सत्याग्रह शुरू करने का सवाल पैदा हो तो मैं तुरंत ही पहुंच जाऊंगा। देखो, अगर गांधी जी को कह रहे कि रेल संबंधी अगर हमें सत्याग्रह करना है, अभी तो दूसरा सत्याग्रह तो नहीं है, लेकिन रेल संबंधी हमें सत्याग्रह करना है तो मैं तुरंत वहां पहुंचूंगा। इधर आश्रम में क्या फेरफार हुआ है तथा कितने विद्यार्थी है, राष्ट्रीय शिक्षा की योजना क्या है तथा मुझे अपने आहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए, यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। देखो, आगे और भी गांधी जी को लिखकर कहते हैं हमारा जो आश्रम है, आश्रम में कुछ फेरफार हो चुके हैं क्या, कुछ बदल हो चुके हैं क्या। इतना ही नहीं, आश्रम में अभी फिलहाल कितने विद्यार्थी हैं। और दूसरी बात यह भी बता दी राष्ट्रीय शिक्षा की योजना क्या है, हमारे देश की जो शिक्षा है इस शिक्षा की योजना क्या है। और मुझे अपने आहार में आपको मेरे परिवर्तन कुछ लाना है क्या, यह मैं जानने की क्या है इच्छा है। आप स्वयं मुझे पत्र लिखे, ऐसा विनोबा का आपको पितृ तुल्य समझने वाले आपके पुत्र का आग्रह है। और गांधी जी को आखिर में वो कह रहे आप मुझे पत्र लिखकर बताए कि मुझ में क्या बदलाव और लाना चाहिए, मैं और क्या कर सकता हूँ। मैं आपको एक पिता मान रहा हूँ और आपके एक बेटे को आप पत्र लिखकर उसका क्या दे दीजिए, उत्तर दे दीजिए। मैं 2-4 दिनों में ही यह गाँव छोड़ दूंगा।
और आगे फिर वो क्या करे, मैं 2-4 दिन में ही यह गांव छोड़ जाऊंगा, विनोबा के प्रणाम। इसी तरह यहाँ पर ये जो हमने जो पाठ है, इस पाठ में पहला पत्र था, विनोबा भावे किसको लिख रहे थे, महात्मा गांधी जी को। और महात्मा गांधी जी को पत्र लिखने के बाद उन्होंने जो भी आश्रम के बाहर रहकर क्या क्या कार्य किया, यह हमने अभी तक देख लिया था। अभी हमें यहाँ देख लेना है, ये जो विनोबा भावे, इस विनोबा भावे का पत्र का उत्तर महात्मा गांधी किस तरह से दे रहे हैं। जैसे कि विनोबा भावे महात्मा गांधी जी को अपने पिता समान मानते थे, उसी तरह महात्मा गांधी भी विनोबा भावे को एक बेटे की समान मान रहे थे, पुत्र तुल्य मानते थे। और देखो अभी महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे को इस पत्र का उत्तर किस तरह से दिया है। यह पत्र पढ़कर गोरख ने मच्छंदर को हराया, भीम है भीम, यह उद्गार बापू के मुंह से निकले थे। सुबह उनको इस प्रकार उत्तर दिया। देखो गांधी जी के मुंह से निकला हुआ हर एक लफ्ज, हर एक शब्द किसके बराबर होता था, भगवान के बराबर होता था, ऐसा उस जमाने में मानने वाले लोग थे। और इसीलिए विनोबा को एक योद्धा की भूमिका दी है, भीम की भूमिका दी है, भीम है यह भीम, ऐसा इस उत्तर में पत्र लिखते समय गांधी जी ने विनोबा का उल्लेख किया था। तुम्हारे लिए कौन सा विशेष काम मैं लाऊं, यह मुझे नहीं सोचता, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है। देखो गांधी जी उत्तर लिखते समय वो कह रहे कि तुमने जो भी किया बहुत सही कार्य किया, और तुम्हारे लिए मैं कौन सा नया काम लेकर आऊं, यह मुझे तो कोई सोचता नहीं है। तुम्हारा जो मोह है, तुमने जो मुझे स्नेह दिया, तुम्हारा जो चरित्र है, मुझे आपके मोह में डुबा देता है। तुम्हारी परीक्षा करने में मैं असमर्थ हूं। देखो मैं पिता समान हूं, लेकिन तुम मेरे जो छात्र है, बेटे समान है, लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं दे सकता। तुम्हारा परीक्षा लेने के लायक मैं नहीं हूं, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने में असमर्थ हूं। तुमने जो अपनी परीक्षा की है उसे मैं स्वीकार करता हूं। तुमने जो भी किया उसे मैं अपने पिता तुल्य मानकर, एक पितृत्व के नाते मैं उसके क्या कर रहा हूं, स्वीकार करता हूं। तुम्हारे लिए पिता का पद ग्रहण करता हूं। देखो अब तुमने जो मुझे पिता मान लिया था, तो तुम्हारे लिए पिता का पद मैं क्या कर रहा हूं, ग्रहण करता हूं। मेरे लोग को तो तुमने लगभग पूरा ही किया है। मेरा लोग, मेरी जो इच्छा थी इसको तुमने लगभग क्या किया है, पूरा किया है। मेरी मान्यता है कि सच्चा पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। देखो यहाँ गांधी जी के कितने उद्गार अच्छे थे विनोबा के बारे में, और वो कह रहे कि मेरा मानना है, मेरा कहना है कि सच्चा पिता एक चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। जैसे हम हिंदी में कुछ कहावत है, बाप जैसा बेटा कुम्हार जैसा लोटा, ऐसा भी कुछ कहते हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने सच्चा पिता एक चरित्रवान पुत्र को पैदा कर देता है। सच्चा पुत्र वह जो पिता ने जो कुछ किया है उसमें वृद्धि है। देखो सच्चा पुत्र उसे ही माना जाता है जो पिता है, पिता ने जो कुछ भी किया उसमें किस तरह से बड़ाई करने की, वृद्धि करने की जो कार्य करता है, वही सच्चा क्या होता है रे, पुत्र होता है, सच्चा बेटा होता है। अथवा पिता ने जो कमाई हुई धन दौलत है इधर उधर लुटेता है, इसको हम सच्चा पुत्र अथवा सच्चा बेटा कर सकते हैं क्या? नहीं है। पिता ने जो भी किया उसमें किस तरह से बढ़पन लाने की कोशिश, उसमें किस तरह से वृद्धि करने की कोशिश जो बेटा करता है वही सच्चा पुत्र कहने के लायक है। पिता सत्यवादी दृढ़ दयामय हो तो स्वयं अपने में यह गुण विशेषता धारण करे। देखो अगर पिताजी दयावान हो, दृढ़ इच्छा रखने वाला हो, तो पिताजी के गुण अपने में अपने आप धारण करना चाहिए। यह तुमने किया है ऐसा दिखता है, तुमने यह मेरे प्रयत्नों से किया है ऐसा मुझे मालूम होता है। देखो और तुम्हारे में मुझ में जो गुण है ये तुम में अपने आप आ चुके हैं, ऐसा मुझे तुम्हारी जो मेहनत है, तुम्हारी जो लगन है, तुम्हारा जो प्रयत्न है, इन प्रयत्नों से मुझे दिखाई देता है। इस कारण तुमने मुझे जो पिता का पद दिया है उसे मैं तुम्हारे प्रेम की भेंट रूप में स्वीकार करता हूँ। और इसीलिए तुमने जो मुझे पिता का पद दे दिया, पिता मान लिया, मैं इस स्नेह को, इस प्रेम को एक क्या कर रहा हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ। उस पद के योग्य बनने का प्रयत्न करूंगा। देखो गांधी जी कहते हैं उस पिता के जो सच्चा पद है, इस पद का योग्य बनने का कार्य करूंगा और
जब भी मैं हिरण्यकश्यप साबित हूं तो प्रहलाद भक्त के समान मेरा सादर निरादर करना। देखो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ संस्कृत की बात बताइए, अथवा जो घटना घटी थी पुराने जमाने में उसकी बात बताइए। हिरण्यकश्यप अपने बेटों को ही क्या करता था, एक बुरा मानता था, और इसीलिए वो कहते कि अगर मैंने कभी मेरे से ऐसा हुआ तो तुम भी जिस तरह प्रहलाद ने मेरा अपमान किया था, हिरण्यकश्यप का अपमान किया था, उसी तरह तुम भी मेरा क्या कर देना, अपमान कर देना अथवा मेरा अनादर कर देना। ऐसा यहाँ गांधी जी ने विनोबा जी के पुत्र का उत्तर देते समय कहा था। तुम्हारी यह बात सच्ची कि तुमने बाहर रहकर आश्रम के नियमों का बहुत अच्छी तरह पालन किया। तुम्हारी यह बात भी बिल्कुल सही है। तुमने आश्रम के बाहर रहे, कुछ दिन आश्रम के बाहर रहे, लेकिन आश्रम के जो रूल है, आश्रम के जो नियम है, इस नियमों का तुमने जरूर पालन किया है। तुम्हारे आश्रम में आने के बारे में मुझे शंका थी ही नहीं। मुझे पता था तुम एक न एक दिन जरूर कहोगे आश्रम में आओगे। मुझे तुम्हारे आश्रम में आने के बारे में बिल्कुल शंका न थी, और तुम्हारे संदेश मामा फड़के ने मुझे पढ़कर सुनाए थे। तुम्हारे जो संदेश थे, तुम जो भी क्या क्या बता रहे थे, वो तुम्हारे संदेश, तुम्हारी सभी बातें जो मामा फड़के, इस मामा फड़के ने मुझे पढ़कर सुनाए थे। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे और तुम्हारा उपयोग हिंद की उन्नति के लिए हो, यही मेरी कामना है, इच्छा। ईश्वर तुम्हें दीर्घायुष्य दे, तुम्हें बहुत बड़ी उम्र दे दो, और तुम्हारी जो भी इच्छा है ये इसमें क्या हो, उन्नति हो, प्रगति हो, ऐसी मेरी इच्छा है। ऐसे हम भगवान से क्या मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, भगवान से मन्नत मांगेंगे। ऐसा महात्मा गांधी जी विनोबा के बारे में एक उद्गार निकाल रहे, एक अच्छा कर रहे हैं। और तुम्हारे आहार में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अभी तो मुझे कुछ नहीं लगता। देखो विनोबा ने कहा था, अगर आप कहते हैं तो मैं मेरे आहार में कुछ परिवर्तन ला सकता हूँ, बदलाव ला सकता हूँ, लेकिन आज तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे आहार में कुछ बदलाव लाना चाहिए, परिवर्तन लाना चाहिए। दूध का त्याग अभी तो मत करना, इतना ही नहीं, आवश्यकता हो तो दूध की मात्रा बढ़ाओ। देखो विनोबा ने कहा था, अगर आप कहते तो मैं दूध का मात्रा, आप दूध का त्याग भी कर सकता हूं, लेकिन गांधी जी उन्हें कह रहे फिलहाल दूध की मात्रा बंद मत करो, अगर हो सके तो दूध की मात्रा बढ़ाने की कोशिश करो, लेकिन दूध बंद मत करो। और रेल विषयक सत्याग्रह की आवश्यकता अभी नहीं है, पर उसके लिए ज्ञानी प्रचारकों की आवश्यकता है। देखो रेल के लिए हमें सत्याग्रह करना, यह बात सही है, लेकिन फिलहाल तो जरूरत नहीं है। हमें रेल के बारे में प्रचार करना है, एक ज्ञानी प्रसारक चाहिए हमें, रेल का उसे पूरा ज्ञान होना चाहिए, और इसीलिए हमें किसी की एक ज्ञानी प्रसारक की जरूरत है, प्रचारक की जरूरत है। यह संभव है कि शायद खेड़ा जिले में सत्याग्रह करना पड़ जाए, यह निश्चित है, यह संभव है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो खेड़ा जिला है, इस खेड़ा जिले में सत्याग्रह करना पड़े। अभी तो मैं रमता राम हूं, 1-2 दिन में दिल्ली जाऊंगा। देखो अभी तो मैं जा रहा हूं, वहां बहुत खुश हूं, और 1-2 दिन में मैं क्या कर रहा हूं, दिल्ली जाऊंगा। अभी रमकाराम यानी यहाँ पकड़ एक साल पर नहीं टिकने वाला, अभी मैं किसी एक जगह रुक रहा हूं क्या, नहीं, अभी 1-2 दिन में बाद में दिल्ली जाऊंगा। यह तो संभव है कि खेड़ा जिले के लिए रेल का सत्याग्रह करना पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल सत्याग्रह करने की जरूरत भी नहीं है। मैं 1-2 दिन बाद दिल्ली जाऊंगा, और विष्णु को जब आओगे तब तुमसे मिलने को उत्सुक है। देखो यहाँ विनोबा भावे करे, यह बात सही है कि जब तुम आओगे मुझे तुम्हें मिलने के लिए उत्सुकता हो। जो भी तुमने बाहर रहकर सही कार्य किए, अच्छे कार्य किए, इससे मैं आपके मुंह से सुनने के लिए एक उत्सुक हूँ, आपको मिलने के लिए उत्सुक हूँ। ऐसा गांधी जी विनोबा भावे को पत्र के उत्तर में लिख रहे थे, और आखिर में कहते हैं कि बापू के आशीर्वाद, जैसे एक छोटा बड़े को क्या करता है, प्रणाम करता है, उसी तरह एक बड़ा छोटे को क्या देता है, आशीर्वाद देता है। उसी तरह बापूजी ने विनोबा भावे को क्या किए थे, आशीर्वाद दिए थे। और बाद में बापू के उद्गार देखो, आखिर में तो कहा,
बहुत बड़ा मनुष्य है। मुझे अनुभव होता रहा है कि महाराष्ट्रियों और मद्रासियों के साथ मेरा अच्छा संबंध था। तब आखिर में बापू उद्गार क्या करते हैं, बहुत बड़ा आदमी है ये महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्रियों और मद्रासियों के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध रहा है। तुम्हें एक बात तो पता है, बापू गुजरात के थे, और बापू यहां भी कहते हैं कि महाराष्ट्रियों में जितने भी अलग अलग तरह के क्रांतिकारी होकर चले गए, उनमें से विनोबा भावे एक बहुत बड़ा आदमी है। यह महाराष्ट्रीय है। दूसरी बात यहां पर कही कि जिस तरह मैं महाराष्ट्रियों के साथ मेरा एक अच्छे ताल्लुक थे, अच्छे संबंध थे, उसी तरह मद्रासियों के साथ भी मेरे अच्छे संबंध थे। जैसे यहां पर मद्रास कहा था, आज उसको हम क्या कहते रहे, चेन्नई कहते। और महाराष्ट्र में तो किसी ने मुझे निराश किया ही नहीं, और महाराष्ट्र में तो मुझे किसी ने निराश तो किया ही नहीं। उसमें भी विनोबा ने तो हद कर दी। और आखिर में विनोबा भावे के बारे में उनका एक उद्गार निकलते हैं, विनोबा भावे ने तो क्या कर दी, हद कर दी। इसी तरह यहाँ पर एक दूसरे के पत्र का उत्तर हमने देख लिया। जैसे कि पहले विनोबा भावे ने अपने पिता समान महात्मा गांधी जी को पत्र लिखा था, और वही पिता समान मानने वाले जो व्यक्ति है, उन्होंने भी अपने बेटे को उसी तरह पत्र का क्या दिया था, उत्तर दिया था। इसी तरह के जो अतीत के पत्र हम पाठ 2 दिन से देख रहे थे, ये पाठ यहाँ पर समाप्त हो रहा है। और तो सभी विद्यार्थियों से एक गुजारिश है कि सभी ने इसका स्वाध्याय अपने अपने जो कापियां है अपने अपने कॉपियों में लिख कर रखना। तो मिलेंगे हम अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।